नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया में चल रहे एक बेहद दिलचस्प, बल्कि कहूं तो एक बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल चेस मैच के बारे में। हमारे आसपास इस वक्त भारी कूटनीतिक और प्रशासनिक हलचल मची हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमाओं से लेकर बांग्लादेश की नई कूटनीति तक बहुत कुछ बदल रहा है। और यकीन मानिए, ये सब सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये एक ऐसा पावर प्ले है जो इस पूरे रीजन का फ्यूचर तय करने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो आधुनिक फाइटर जेट JF-17 का सिमुलेटर है और दूसरी तरफ दलदली सीमाओं पर मगरमच्छों और सांपों की तैनाती। जी हाँ, सुनने में ये किसी थ्रिलर या सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है ना? लेकिन असल में ये दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा व्यवस्था की बिल्कुल असली और हैरान करने वाली तस्वीर है। तो आज हम इस पूरे सिनारियो को डिकोड करेंगे। हम एकदम ग्राउंड लेवल से शुरुआत करेंगे, यानी पहले बंगाल सीमा की सुरक्षा और वहां के नीतिगत बदलावों को समझेंगे, फिर प्रशासनिक सुधारों पर नजर डालेंगे और उसके बाद थोड़ा जूम आउट करके इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, जहां हम बांग्लादेश की बदलती कूटनीति और अंत में सबसे अहम चीन के बढ़ते प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बंगाल सीमा की सुरक्षा। देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ रोकना हमेशा से एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण था बॉर्डर पर फेंसिंग यानी तारबंदी का अटका हुआ काम, जो कि जमीन न मिलने की वजह से काफी समय से रुका पड़ा था। लेकिन हाल ही में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल के नए प्रशासन ने आते ही सिर्फ 45 दिनों के अंदर फेंसिंग के लिए 600 एकड़ जमीन आवंटित करने का कदम उठाया है। 45 डेज, ये सीमा सुरक्षा की दिशा में वाकई एक बहुत बड़ा और तेज कदम है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इतनी जमीन की क्या जरूरत पड़ गई। तो जरा इसे ऐसे समझिए, पश्चिम बंगाल की सीमा कोई छोटी मोटी नहीं है। ये लगभग 2200 किलोमीटर लंबी है। और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें से 850 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा ऐसा था जहां प्रशासनिक अड़चनों की वजह से अब तक कोई तारबंदी ही नहीं हो पाई थी। कई गांव तो बॉर्डर के इतने करीब बसे हैं कि लोगों का आर पार आना जाना एकदम आम बात थी। और जाहिर है, सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। खैर, फेंसिंग की बात तो हो गई, लेकिन असली चुनौती कुछ और है। वो है 174.5 किलोमीटर का एक ऐसा हिस्सा जिसे नॉन फीजिबल गैप कहा जाता है। यह सुंदरबन डेल्टा और हुगली नदी का वो दलदली इलाका है जहां खंभे गाड़ना या पारंपरिक तरीके से तारबंदी करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, और घुसपैठियों के लिए यही इलाका सबसे मुफीद माना जाता रहा है। और यहीं पर वो सबसे चौंकाने वाली रणनीति सामने आती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। इस 17.5 किलोमीटर के दलदली नॉन फीजिबल गैप को सील करने के लिए क्या योजना बनी है? इन इलाकों में मगरमच्छ और खतरनाक सांप छोड़ने की। बिल्कुल, ये एक बेहद ही असाधारण और हटके टैक्टिक है जिसका सीधा सा मकसद ये है कि इस प्राकृतिक रुकावट को पार करके कोई भी अवैध तरीके से तैरकर सीमा पार करने की जुर्रत न कर सके। अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, पश्चिम बंगाल में हो रहे नीतिगत बदलाव। फिजिकल बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा कानूनी ढांचे में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। यहाँ CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की भूमिका काफी अहम हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह कानून दिसंबर 2014 से पहले पड़ोसी देशों से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका लागू होना एक ऐसा सिस्टम भी बनाता है जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें वापस भेजा जा सके। मतलब, एक तरफ फेंसिंग और मगरमच्छ हैं, तो दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा है कि जो घुसपैठ हो चुकी है उसे लीगली एड्रेस किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, प्रशासनिक सुधारों की पहल। स्टेट के अंदर प्रशासन को सेंट्रल सिस्टम के थोड़ा और करीब लाने के लिए अभी हाल ही में धड़ाधड़ कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे कि 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर वाली आयुष्मान भारत योजना को रोल आउट करना, रुकी हुई राज्य जनगणना को फिर से शुरू करना और IAS और IPS अधिकारियों के सेंट्रल डेप्यूटेशन को हरी झंडी देना। इसके अलावा नई भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है। और हाँ, बहुचर्चित आरजी-कर मेडिकल कॉलेज मामले को जून 2025 तक CBI जांच के लिए फिर से खोला जा रहा है। ये सारे कदम एक साथ मिलकर वहां की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को एक नया रूप दे रहे हैं। और इन्हीं सुधारों में से एक बहुत ही दिलचस्प फैसला है सरकारी नौकरियों, खासकर पुलिस भर्ती में 5 साल की उम्र की छूट देना। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि लंबे समय से पुलिस फोर्स की कमी के चलते ट्रैफिक और सुरक्षा जैसे नागरिक कामों में राजनीतिक पार्टियों के वॉलंटियर्स का इस्तेमाल होता था। इससे होता यह था कि आम जनता का पुलिस पर से भरोसा कम होने लगा था।
तो अब इस आयु सीमा में छूट के जरिए कोशिश ये है कि असली पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई जाए और कानून व्यवस्था में लोगों का वो खोया हुआ भरोसा फिर से जीता जाए। अब इन सभी बातों में जो वास्तव में दिलचस्प पहलू है वो ये है कि ये सारे छोटे छोटे लगने वाले आंतरिक बदलाव शून्य में नहीं हो रहे हैं। ये सब दक्षिण एशिया में चल रहे एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब अपना नजरिया स्टेट पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हमारा चौथा पॉइंट है बांग्लादेश की कूटनीति और उसका बदलता रुख। मोहम्मद यूनुस के नए नेतृत्व में बांग्लादेश अपने पुराने कूटनीतिक रिश्तों को बहुत तेजी से बदल रहा है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। पिछले 53 सालों से ऑल बांग्लादेश सिविल सेवा के अधिकारी अपनी ट्रेनिंग के लिए भारत के मसूरी आते रहे हैं। ये एक तरह का स्थापित प्रोटोकॉल बन चुका था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये अधिकारी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के लाहौर जा रहे हैं। जी हां, कभी भारत के सहयोग से पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश अब कूटनीतिक रूप से वापस उसी पाकिस्तान के करीब जा रहा है। ये कूटनीति में एक बहुत बड़ा यूटर्न है। और बात सिर्फ सिविल ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है। बांग्लादेश की वायुसेना के लिए अभी हाल ही में JF-17 थंडर ब्लॉक का सिमुलेटर वहां भेजा गया है। ये वही फाइटर जेट है जिसे चीन ने डेवलप किया है और पाकिस्तान दुनिया भर में बेच रहा है। अब बांग्लादेश में इस हाईटेक मिलिट्री सिमुलेटर का पहुंचना सिर्फ एक ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि कूटनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये भारत के लिए सीधे तौर पर एक सैन्य चुनौती के संकेत दे रहा है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की, चीन का बढ़ता प्रभाव। चाहे पाकिस्तान का सिमुलेटर हो या बांग्लादेश का बदलता रवैया, इन सब के तार कहीं ना कहीं एक बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं और वो है चीन। कूटनीतिक इशारे एकदम साफ हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि BNP के नेता तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी चीन के वांग यी से मुलाकात की है। और तो और BNP अब तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी पश्चिम बंगाल लीडरशिप पर दबाव बना रही है। ये सारे डॉट्स कनेक्ट करें तो साफ दिखता है कि बांग्लादेश की नई लीडरशिप का झुकाव नई दिल्ली से ज्यादा अब बीजिंग की तरफ हो रहा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? बंगाल में 600 एकड़ जमीन का दिया जाना, दलदली इलाकों में मगरमच्छ छोड़ना, नए कानूनी ढांचे बनाना और कूटनीतिक स्तर पर इतनी ज्यादा सतर्कता, इन सब का अल्टीमेट गोल एक ही है और वो है भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित रखना। ये वो बेहद संकरा और क्रिटिकल रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। आस पड़ोस के देशों के बदलते हुए इरादों को देखते हुए इस इलाके की सुरक्षा अब एक टॉप स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बन गई है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे सीमाएं कटीले तारों और खतरनाक वन्य जीवों से सील हो रही हैं और पुराने ऐतिहासिक रिश्ते नई महाशक्तियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो दक्षिण एशिया की स्थिरता का भविष्य आखिर क्या है? आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ये बैलेंस आने वाले दिनों में क्या नया रंग दिखाएगा? ये यकीनन हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। हम बहुत जल्द ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।